जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारा पार्ट थर्ड होगा। ठीक है, इससे पहले दो पार्ट ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आप उनको एक बार जाके देख लीजिए क्योंकि उनमें क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया गया है और कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले ही डील कर लिए गए हैं, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है आपसे पूछे जाए। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए क्योंकि एक लयबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इसको बनाया गया है, इस पूरे वीडियो सेशन को। तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स हम लोग ने कवर किए होंगे वो होंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एंट्रोपी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और भी कई कॉन्सेप्ट्स इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किए होंगे। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, 2019 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डू हीट वेव्स ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इन स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तो रेडिएशन हो गया, रेडिएशन ही अर्थ से रेडिएशन निकलती है स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना में ऊष्मीय तरंगे, जो ऊष्मीय तरंगे होते हैं, हीट वेव्स होती हैं, वो प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की गति से कौन आगे बढ़ता है? तो रेडिएशन आगे बढ़ता है, विकिरण आगे बढ़ती है। तो जो ऊष्मीय विकिरण है, ये इसका सही आंसर होगा, थर्मल रेडिएशन। ठीक है, ऊष्मीय चालन नहीं, ऊष्मीय संवहन नहीं, ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, तो विकिरण है किसी भी गर्म स्रोत जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी संचारित होती है, इसे विकिरण कहते हैं। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये हमने देखा था कि कंडक्शन और रेडिएशन में तो है मीडियम की, कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, पर रेडिएशन में कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, थर्मल रेडिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम 79 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एनडीए 2017 का है। ये आपसे पूछ रहा है ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड देन सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड का एक्सपेंशन को मेजर करने में तकलीफ क्यों होती है या कठिनाई क्यों होती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लिक्विड्स टेंड टू इवेपोरेट एट ऑल टेम्परेचर, द्रव सभी तापमानों पर वाष्पित होते हैं। ऐसा है क्या? क्या 0 डिग्री पे लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। लिक्विड कंडक्ट्स मोर हीट, द्रव अधिक ऊष्मा चालित करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लिक्विड कंडक्ट मोर हीट, ऐसा नहीं है। कुछ लिक्विड होते हैं, हनी होता है, वो बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं, बहुत धीरे धीरे वो हीट कंडक्ट करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। लिक्विड एक्सपैंड्स टू मच व्हेन हीटेड, ऐसा भी नहीं है लिक्विड एक्सपैंड्स टू मच, बहुत लोग सॉलिड भी बहुत एक्सपैंड कर जाते हैं, तो ये भी गलत हो गया। देयर कंटेनर्स ऑल्सो एक्सपैंड व्हेन हीटेड, हाँ ये हो सकता है कि लिक्विड, जैसे इस कंटेनर में लिक्विड भरा है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा है, तो क्या होगा, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये जो लिक्विड का टेम्परेचर है, ये लिक्विड का टेम्परेचर तो चेंज होगा ही, लिक्विड एक्सपैंड करेगा ही, इनके कंटेनर का भी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, इनके कंटेनर का भी वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा, इसलिए ये दिक्कत हो जाती है कि डिफिकल्ट हो जाता है लिक्विड में एक्सपेंशन को मेजर करना। जबकि सॉलिड में क्या है, सॉलिड में कुछ है नहीं, सॉलिड अपना एक अकेला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अकेला अपना स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, इसको गर्म किए तो इसकी विड्थ और लेंथ में ही डिफरेंस आएगा। पर जैसे अगर इसमें कुछ भर दिया गया, अब जैसे ये सॉलिड बॉटल है, इसमें आप पानी भर दीजिए, तब आपको दिक्कत होगी क्योंकि सॉलिड भी बढ़ रहा है, सॉलिड भी एक्सपैंड होगा, लिक्विड भी एक्सपैंड होगा, जिसकी वजह से जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को मेजर करने में कठिनाई होती है। ठीक है, ठोसों की ऊष्मीय प्रसार, प्रायः सभी ठोस गर्म होने पर फैलते हैं तथा ठंडे होने पर सिकुड़ते हैं। ठीक है, ठंडे होने पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और गर्म करने पे, हीट करने पे क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, इसे हीट फ्लो कहते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न ठोसों में ऊष्मीय प्रसार भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, अलग अलग सब्सटेंसेस की जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। यदि किसी घनाकार ठोस को गर्म किया जाए तो उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई तीनों में समान वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे किसी को गर्म किया जाए, किसी सॉलिड को, अगर उसमें लंबाई है, लेंथ है, विड्थ है और डेंसिटी है या मोटाई है, तो तीनों ही समान वृद्धि में लंबे होते हैं। ठीक है, आयतन भी बढ़ती है, क्षेत्रफल भी तीनों में वृद्धि होती है, एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। पर जब द्रवों की ऊष्मीय प्रसार होता है, तब द्रवों का अपना कोई निश्चित रूप तो होता नहीं है जिससे वो बर्तन में रखे जाते हैं, उसी का रूप धारण कर लेते हैं। अंत इसमें क्या होता है, केवल बर्तन का ही आयतन प्रसार नहीं होता, द्रव्य को गर्म करने के लिए द्रव्य का भी प्रसार होता है। ठीक है, गर्म करने के पहले बर्तन का प्रसार होता है, फिर इसके बाद द्रव का, इसलिए द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए ये दिक्कत होती है, क्योंकि सॉलिड क्या है, सॉलिड में कोई लिक्विड है नहीं, सॉलिड का एक डेफिनेट स्टेट है, सॉलिड की एक
डिफाइंड शेप है तो उतना ही बढ़ेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। पर लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड का कोई शेप तो है नहीं, तो वो किसी शेप में लाने के लिए उसको सॉलिड में डाला जाता है। अब सॉलिड में डाला गया तो पहले सॉलिड गर्म होगा, फिर लिक्विड गर्म होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे लिक्विड की एक्चुअल एक्सपेंशन ज्ञात करने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 नंबर क्वेश्चन है, एनडीए 2015 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कथन सही नहीं है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन ही इंटरप्रेट गलत करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आंसर भी आप गलत ही मार्क करेंगे। तो ये सब सिली मिस्टेक सब करने का टाइम नहीं है। अब हमें एकदम अच्छे से अपनी गति को और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करने का टाइम है, ठीक है। बहुत हुआ ज्ञान, अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कंडक्शन कैन इजीली अकर इन सॉलिड्स, लेस इक्वली इन लिक्विड्स, बट हार्डली एट ऑल इन गैसेस, ठीक है। जो चालन ठोसों में सुगमता से, द्रवों में कम सुगमता से, परंतु समस्त गैसों में कठिनता से होता है। चालन मतलब कंडक्शन, ठीक है। तो हमने ये देखा था कंडक्शन को क्या होता है, कंडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो कंडक्शन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है मीडियम। बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए सॉलिड में बिल्कुल आराम से होगा, सॉलिड के पास मीडियम है। थोड़ा कठिनाई से होगा लिक्विड में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और गैसेस में बहुत मुश्किल से होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा संवहन द्वारा संवहन धारा में गतिमान कणों द्वारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी है वो मूविंग पार्टिकल्स की तरह से फ्लो होती है कन्वेक्शन करंट में। हमने आपको बताया था कन्वेक्शन करंट में कैसे पैकेट मूव्स करते हैं, मतलब 10 मॉलिक्यूल का एक पैकेट है वो मूव कर रहा है, तो एक्चुअल मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअल मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। तो ये भी एक सही चीज़ है, हीट एनर्जी इज कैरिड बाय मूविंग पार्टिकल्स इन अ कन्वेक्शन करंट, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है हीट एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन रेडिएशन। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा जो है विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जो ऊष्मीय ऊर्जा है और जो विकिरण है उसमें विद्युत जो है चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा रेडिएट की जाती है, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में ऑप्शन क्या बोल रहा है, फिर लास्ट वाला ही गलत होगा जब ये तीनों सही है। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल गलत है। टेम्परेचर जिसपे सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में उसको क्या कहते हैं, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल गलत है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह क्वथनांक कहलाता है। नहीं, वो क्वथनांक नहीं कहलाता है, ठीक है, वो गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, गलनांक, ठीक है, गलनांक कहलाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इनमें क्या बोला है। चालन क्या है, चालन कंडक्शन है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफरेंस कहते होता है ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि होती है, जिसमें क्या होता है अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं, अपने सबसे हीटेड मॉलिक्यूल्स है किसी भी सॉलिड में, वो क्या होता है अपने बगल वाले को गर्म करता है बाय द मोशन एंड वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अपने निकट के अपेक्षाकृत नीचे ताप वाले कणों को परस्पर संपर्क से ऊष्मा देता है, वाइब्रेशन से ऊष्मा देता है, ठीक है। तो हीट फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनमें कंडक्शन जो है हीट ट्रांसफरेंस का मीडियम होता है या मेथड होता है, मोड होता है, ठीक है। संवहन कन्वेक्शन में हमने देखा था कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे चालन में सिर्फ क्या होता है वाइब्रेशन से होता है, खाली अपने बगल वाले को गर्म करता है, वैसे ही संवहन में क्या होता है पूरे पैकेट मूव करते हैं, पूरा पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड में होता है। जब किसी तरल पदार्थ में किसी एक स्थान का ताप दूसरे स्थान की अपेक्षा ऊंचा होता है तो उस स्थान पर पदार्थ का घनत्व दूसरे स्थान की अपेक्षा कम हो जाता है, अतः पदार्थ के उच्च ताप वाले कण ऊपर उठने लगते हैं। हमने आपको बताया था गर्म हो जाता है, गर्म होकर ऊपर उठने लगता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण पदार्थ एक ही ताप पर नहीं आ जाता। ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं उसे संवहन कहते हैं, ठीक है। संवहन हमने देखा था कन्वेक्शन, जिसमें जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं पदार्थ के, सब्सटेंस के, जो एक्चुअल अणु हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, वो स्वयं स्थानांतरित होते हैं, वो खुद लेके जाते हैं हीट। जैसे कंडक्शन में अपने खाली बगल वाले को हीट दे देते थे वाइब्रेट करके, वैसे यहाँ पे नहीं होता है। संवहन में क्या होता है, जो उनके एक अणु होते हैं वो खुद हीट स्थानांतरित करते हैं, खुद ऊर्जा को स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। मतलब गर्म वाले जो कण होंगे, गर्म वाले अणु होंगे, वो ऊपर उठेंगे, वो जाएंगे हीट लेके ऊपर वाले अणु के पास, ठीक है, कण के पास, फिर जो और ऊपर वाले कण के पास नीचे वाले जो गर्म है वो आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हो
रहा है, स्वयं स्थानांतरण हो रहा है, मतलब खुद का स्थानांतरण हो रहा है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, किसमें, कन्वेक्शन में, ठीक है। और विकिरण में हमने देखा था रेडिएशन, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होते हैं, ठीक है। तो ये विकिरण बात हो गई, रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। फिर लास्ट में ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो गलनांक होता है, क्वथांक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन अब 82 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन यूपी आर ओ का है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर अ मीडियम, बहुत आसान है, रेडिएशन हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, टू कीप ड्रिंक्स एंड थर्मस बॉटल एट द सेम टेम्परेचर फॉर क्वाइट सम टाइम द वॉल ऑफ थर्मस आर कोटेड विद सिल्वर लेयर, हमने ये पढ़ा था रजत परत पे, ठीक है, क्योंकि सिल्वर लेयर क्या है, सिल्वर लेयर गर्म कर देती है और उसकी हीट ट्रांसफर नहीं होने देती है, ठीक है। थर्मल बोतल की बनावट इस प्रकार होती है कि ऊष्मा के संचारण के कारण संवहन तथा विकिरण क्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती है, ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, थर्मस के अंदर उपस्थित द्रव काफी समय बाद भी उसी तापमान में बने रहते हैं जिस अवस्था में वह बोतल में रखा जाता है। थर्मस बोतल व पेय पदार्थ का कुछ समय इसी ताप पर रखने के लिए दीवारों पर चांदी की परत लगाई जाती है, ठीक है, चांदी की परत लगाई जाती है, चांदी भी गर्म हो जाता है और बॉटल को भी गर्म रखता है, ठीक है। तो ये सिल्वर लेयर है, आरएएस का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे 87 नंबर क्वेश्चन आईएएस 2010 में पूछ रहा था कि कौन सा वो सिद्धांत है जिसपे रेडिएटर काम करता है, ठीक है। शीतलन तंत्र जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बहुत आसान है, ये किस सिद्धांत पर काम करेगा, ये रेडिएटर जो होता है इसमें लिक्विड होती है, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ में क्या यूज होता है, जनरली कन्वेक्शन यूज होता है, ठीक है, कन्वेक्शन यूज होता है, संवहन यूज होता है, ठीक है, संवहन यूज होता है, रेडिएशन तो होगा नहीं, रेडिएशन कोई मतलब ही नहीं क्योंकि मीडियम है अंदर रेडिएटर में, ये रेडिएटर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तरल पदार्थ होता है, तो कन्वेक्शन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और हीट एनर्जी को कूल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो मोटर कार में रेडिएटर अथवा शीतलन तंत्र संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचारण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा किया होता है, हम देखते हैं एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। यही संवहन धाराएं वाटर पंप के माध्यम से इंजन तक पहुंचकर उसको ठंडा कर देती हैं, ठीक है। धातुओं से निर्मित मोटर कार का शीतलन तंत्र अत्यधिक गर्म होने के पश्चात ऊष्मा का विकिरण द्वारा उत्सर्जन भी करता है, ठीक है। तो वो रेडिएट कब करता है, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। पर कूल कब करता है, तो कूल रेडिएटर की कूल कन्वेक्शन के थ्रू करता है, ठीक है, कूल कन्वेक्शन के थ्रू या संवहन के थ्रू किया जाता है, जिससे क्या होता है एक्चुअल मूवमेंट, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठंडे कण होते हैं, वो इंजन तक जाके उसको ठंडा रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2014 का है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बीइंग यूज्ड टू कूल डाउन इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो अभी हमने देखा था रेडिएटर यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सी युक्ति यूज की जाती है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने में, तो रेडिएटर यूज किया जाता है, ठीक है। टरबाइन क्या होता है, टरबाइन होता है डैम में यूज होता है। क्वेंट पता नहीं क्या होता है। पॉलीग्राफ तो टेस्टिंग होती है जिसमें वेरीफाई किया जाता है कि इंसान सच बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सच को प्रमाणित करने के लिए पॉलीग्राफ यूज होता है, ये हमने देखा है। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सीएपीएफ 2011 का क्वेश्चन है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सन टू अर्थ, ये तो अभी हमने देखा था। ऊष्मा संचारित कैसे होती है सूर्य से पृथ्वी में, तो विकिरण के माध्यम से होती है, विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से जो है हीट ट्रांसमिट होती है सन से अर्थ पे, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीडीएस 2011 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आइस है, अच्छा एक बर्फ का, ये बर्फ का टुकड़ा है, एक तरफ क्या है, एक तरफ काला कपड़ा लगा दिया गया है और एक तरफ व्हाइट कपड़ा लगा दिया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है एक आयतकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद कपड़े से लपटा हुआ है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा हुआ है, ठीक है। तो एक आयताकार बर्फ है, मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आइस है जिसमें एक तरफ सफेद कपड़ा लगा दिया गया है और एक तरफ काला कपड़ा लगा दिया गया है। तो इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन सही है, आपसे ये पूछेगा। इससे पहले हम आंसर दें, ये तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि काला कपड़ा है तो मतलब ये साइड ज्यादा जल्दी मेल्ट करेगा और व्हाइट कपड़ा है तो ये कम देर में मेल्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक जो होता है, काला कपड़ा होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से जो है सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और व्हाइट कपड़ा क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ये कम देर में पिघलेगा। देख लेते हैं इसके जो ऑप्शन है किस प्रकार है।
ऑप्शन ए बोल रहा है कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। बिल्कुल सही बात है। आइस मेल्ट्स मोर इजली अंडर ब्लैक क्लॉथ रैप, ठीक है। ब्लैक क्लॉथ जो है वहाँ पे रैप, जो ब्लैक क्लॉथ का रैप है वहाँ पे जो है आइस ज़्यादा जल्दी मेल्ट करेगी, ठीक है। ब्लैक क्लॉथ का जो रैप है वो जल्दी मेल्ट होगा, वो हिस्सा जल्दी मेल्ट होगा कंपेयर्ड विद वाइट क्लॉथ रैप, ठीक है। तो यही सही हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी देख लेते हैं। आई स्मेल्स मोर इजली अंडर वाइट क्लॉथ, नहीं नहीं। नो आई स्मेल्स, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। नो आई स्मेल्स एट ऑल, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसके बारे में हमने बात की थी कि वाइट जो होता है, सफ़ेद जो होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है अपनी एनर्जी, मतलब जो एनर्जी उसकी तरफ आती है, और जो ब्लैक कपड़ा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो है आइस पिघल जाएगी। 93 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है a hot object loss heat to it lose heat to its surrounding in the form of heat radiation. The rate of loss of heat depends upon. अच्छा, ये हमने देखा था, ये एनडीए 2012 का क्वेश्चन है। ये हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ हीट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये न्यूटेनियन लॉ ऑफ हीट लूजिंग ऑफ हीट है, ये न्यूटेनियन लॉ है शायद, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना जल्दी हीट लॉस होगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मतलब मान लीजिए 15 है एक जगह और एक जगह 30 है, ठीक है। इनके टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 15 है। इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और एक दूसरी बॉडी है या दूसरा एक केस है जहाँ पे एक टेम्परेचर 15 है और दूसरा टेम्परेचर 40 है, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर 40 है, तो यहाँ पे 25 डिग्री का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे 25 डिग्री का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो 25 डिग्री वाला जो सिस्टम है वो ज़्यादा जल्दी हीट लूज करेगा इस मेथड के हिसाब से, ठीक है। और जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है वहाँ पे हीट लॉस कम होगा, ठीक है। वहाँ पे हीट लॉस कम होगा। ये जो सिस्टम है जिसमें 15 डिग्री डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट है, 15 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है, वो हीट लॉस कम करेगा। जहाँ पे 25 डिग्री है वो ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ हीट लॉस है, जो ऊष्मा विकिरण का जो एक रूप है वो ज़्यादा किसमें होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, जब वस्तु और प्रतिवेश के तापमान में भारी अंतर होता है, तो वो ऊष्मा विकिरण ज़्यादा होगा, ठीक है। यही पूछ रहा है आपसे, यही आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। एक उष्ण वस्तु ऊष्मा विकिरण के रूप में अपनी ऊष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है। ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? तो ऊष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे, वस्तु और प्रतिवेश के तापमान के अंतर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट और उसके सराउंडिंग के डिफरेंस पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऊष्मा हानि का जो दर है, रेट ऑफ हीट लॉस है, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डील करेगा या डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट लॉस, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस हम लोग ने अभी पहले देखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, ठीक है। मेघाच्छादित रात में, मेघाच्छादित मतलब क्लाउडी नाइट्स में, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंद क्यों नहीं बनती है, क्लाउडी नाइट्स में ड्यू क्यों नहीं बनती है। तो हमने आपको ये बताया था, ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउडी है, ये क्लाउड हो गए हैं, ठीक है। और ये अर्थ है, ठीक है, ये सतह है, सरफेस है, ठीक है। यहाँ से हीट एमिट हो रही है, ठीक है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस एमिट किए जा रहे हैं, हीट एमिट की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जब तक हीट यहाँ पे पहुँचेगी, ये हम आपको बना देते हैं, ये बादल है, ठीक है, ये बादल है, क्लाउडी नाइट्स है। तो जब तक हीट यहाँ पहुँचेगी, जब हीट यहाँ पहुँचेगी तो ऐसा नहीं है कि बादल अलाउ कर देगा इनको यहाँ निकल जाने में, स्पेस में निकल जाने में, बल्कि क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। जो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की हीट जो थी एमिट हुई थी अर्थ के सरफेस द्वारा, वो क्लाउड से लड़के क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो गई, अर्थ की तरफ ही चली गई। इससे क्या हुआ, इससे तापमान और बढ़ गया, ठीक है। तापमान बढ़ गया तो क्या हुआ, तापमान बढ़ गया तो ड्यू ड्रॉप्स नहीं फॉर्म होंगी। ड्यू ड्रॉप्स अभी फॉर्म होती हैं जब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होना चाहिए। हम लोग आगे देखते हैं क्या पूछा है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण, एक सेकेंड, हाँ, भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशेषित कर लेते हैं, मतलब क्लाउड एब्जॉर्ब रेडिएशंस रिलीज फ्रॉम अर्थ सरफेस। नहीं, ऐसा होता तो अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता, सरफेस का टेम्परेचर कम होता, पर ऐसा नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शन बी बोल रहा है, ऑप्शन ए गलत हो गया है। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, ठीक है, परावर्तित कर देते हैं, वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नहीं रीच हो पाता है, या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नहीं रीच हो पाता है।
बाकी ऑप्शन सी देख लेते हैं। मेघ आच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है, बिल्कुल गलत है। फिर बोला है बादल पवन की दिशा को भूमितल की ओर अपेक्षित कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही है। दिन के समय पृथ्वी का तापमान अधिक होता है, फलस्वरूप जल का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, ऑब्वियसली देखे हमने, इवेपोरेशन होता है। रात के समय क्या होता है, पृथ्वी से ऊष्मा का विकरण होता है। ठीक है, तो दिन में अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है, रात में एमिट करता है। ठीक है, निपेक्षित हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, और पृथ्वी ठंडी हो जाती है। ठीक है, पृथ्वी ठंडी हो जाती है। पृथ्वी का तापमान कम होने के कारण वायुमंडल में व्याप्त जल वाष्प का संघनन होता है। जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं, ठंडे होने के कारण क्या होता है, ड्यू ड्रॉप्स में फॉर्म हो जाते हैं। फलस्वरूप ये ओस की बूंदों में निर्मित हो जाते हैं। जब आकाश में बादल होते हैं तो पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को पुनः पृथ्वी की ओर वापस परावर्तित कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना कम नहीं हो पाता जिससे जल वाष्प का संघनन हो सके, जितना कंडेंसेशन हो सके। परिणाम स्वरूप ओस की बूंदे निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अपने 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एनडीए 2010 में पूछा गया था। आपसे पूछ रहा है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या है। ठीक है, अ मैन विद डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस व्हाट। ठीक है, तो जिसकी त्वचा, जिस किसी आदमी की त्वचा सांवली है वो क्या अनुभव करेगा, और जो एक गोरा आदमी है वो क्या अनुभव करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो गोरा वाला क्या करेगा, गोरा वाला जो है एनर्जी अब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, तो हीट सारी लूज कर देगा, तो कोल्ड महसूस करेगा। ठीक है, कोल्ड, सर्दी अधिक महसूस करेगा, और कम गर्मी, सर्दी अधिक, कोल्ड अधिक, और हीट क्या होगा, गर्म, हीट कम करेगा। ठीक है, हीट कम महसूस करेगा। ठीक है, कोल्ड ज़्यादा महसूस करेगा क्योंकि गोरी है, मतलब वाइट है, तो रिफ्लेक्ट कर देगी सारी एनर्जी, परावर्तित हो जाएगी सारी एनर्जी, जिसकी वजह से कोल्डनेस महसूस होगी, हीटनेस महसूस नहीं होगी। सांवला व्यक्ति क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट ज़्यादा होगी, कोल्ड कम होगी। ठीक है, कोल्ड कम होगी, यही होगा। ठीक है, गोरी त्वचा से व्यक्ति से पूछा है, तो गोरी त्वचा का व्यक्ति गर्मी कम और अधिक सर्दी अनुभव करेगा। ठीक है, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी, कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। लेस हीट एंड मोर हीट एंड लेस कोल्ड। ठीक है, अ मैन विद डार्क स्किन, अच्छा डार्क स्किन के बारे में पूछा है। सांवली त्वचा वाला क्या करेगा, सांवली त्वचा वाला ज़्यादा गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ब्लैक व्हाइट का हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, CAPF 2010 में पूछा गया है। गैसेस में बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर। तो गैसेस जो हैं वो जो गैस है वो जो दूसरे पदार्थ हैं उनमें कैसे विभेदित किया जाता है, गैसेस को आपको ये बताना है। ठीक है, तो गैस क्या है, गैस लैक ऑफ कलर है, कुछ सॉलिड्स में भी गैस ऑफ कलर है, तो इसकी तरीके से आप विभेदित नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं अलग मैटर से। ठीक है, इवन लिक्विड का भी कोई कलर नहीं होता है, ये नहीं कर सकते। एबिलिटी टू फ्लो, नहीं, लिक्विड भी फ्लो होता है, गैस भी फ्लो होता है, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, विभेदित करेंगे, बिल्कुल गलत है ये भी। इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सर्फेसेस, स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता, बिल्कुल ये इस चीज में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, लिक्विड आप इसमें डाल दीजिए तो लिक्विड एक पर्टिकुलर सतह बना लेगा। ठीक है, एक स्वतंत्र सतह बना लेगा, पर गैस आप यहीं डालिए तो उसकी कोई एक स्वतंत्र सतह नहीं होगी। गैस ऐसी होती है तो उसकी कोई स्वतंत्र सतह नहीं बन पाएगी। स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता के चक्कर में क्या होता है कि बेसिस पे क्या होता है कि डिस्टिंग्विश किया जाता है, विभेदित किया जाता है गैसेस को। ठीक है, एबिलिटी टू एक्सर्ट बाइंड फोर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, उत्प्लवन बल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो पदार्थ हैं वो उनके अपने अपने एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। सॉलिड का होता है एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, लिक्विड का होता है कि वो फ्लो करते हैं और एक स्वतंत्र सतह बनाने में सक्षम होते हैं। गैस में क्या होता है, गैस में स्वतंत्र सतह बनाने की अयोग्यता होती है, जिसके आधार पे इनको विभेदित किया जाता है अन्य पदार्थों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन पे, एनडीए 2013 का क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर। ये आपसे बोल रहा है कि तापमान बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, ये हम देखते हैं जहाँ पे हम मान लीजिए आप राजस्थान में है, राजस्थान में है जो लो एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, लो एल्टीट्यूड पे है,
जहाँ पे प्रेशर बहुत हाई है, या चेन्नई आप मान लीजिए, चेन्नई में प्रेशर बहुत हाई है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ठीक है, टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। ऊपर आप हिमाचल प्रदेश पे, जम्मू कश्मीर पे चले जाइए, ये सब हाई एल्टीट्यूड्स में, जहाँ पे प्रेशर बहुत कम है तो टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो तापमान जो है वो गैस के दबाव से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। इसका उच्च तापमान पर क्या है ये देख लेते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर मोर, गैस अणु एक दूसरे की ओर अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। गैस अणुओं की स्थिज ऊर्जा उच्चतर होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हायर, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हायर, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है, हाँ, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है प्रेशर के बढ़ने पर। गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर मोर, ये तो गलत है, ठीक है। तो गैल्यूसेक नियम है, आप जानते हो गैल्यूसेक लॉ है, यदि किसी भी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो उस गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती है, ठीक है, गैस के समानुपाती है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर समान अनुपात में बढ़ते हैं घटते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर घट रहा है, दाब घट रहा है तो तापमान भी घटेगा, क्योंकि ये समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती है। गैल्यूसेक साहब ने हम लोग को ये बताया है, ठीक है। ताप के बढ़ाने पर गैस का दबाव बढ़ता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे, ज्यादा तापमान पे जो गतिज ऊर्जा होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस की मॉलिक्यूल की, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आप एक बार ढंग से बैठ के देख लीजिएगा, सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 101 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन लिक्विड, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर घटा दिया जाए तो लिक्विड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो हमने ये डायरेक्टली देखा था कुछ स्लाइड्स पहले ही कि प्रेशर घटाने पे क्या होता है, प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो यस, यही होगा, क्वथनांक घट जाता है और गलनांक भी घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है। डजेंट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल गलत है। इंक्रीजेस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, मतलब क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। ये और ऑप्शन ए और डी तो सेम ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये हमने काफी डिस्कस किया है, हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, CAPF का 2016 का क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन। तो लगभग हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के। अब बढ़ते हैं 102 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये बोल रहे हैं अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। ये तो डायरेक्ट हमने आपको बताया था, सॉलिड से पहले लिक्विड चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है। ये सॉलिड से लिक्विड चेंज होने वाला क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है, और लिक्विड से गैस में चेंज होने वाला क्या कहलाता है, वेपराइजेशन कहलाता है। पर अगर ये लिक्विड वाली जो स्टेट है बीच में, ये स्किप करके डायरेक्ट सॉलिड से गैस में पहुंच जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सब्लिमेशन, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहाँ है, सब्लिमेशन यहाँ पे बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उदरपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल या द्रव अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे कपूर की ठोस अवस्था सीधे वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाती है। अन्य है नैपथलीन, नौसादर आदि, ठीक है। तो नैपथलीन बॉल्स हैं, कैम्फर बॉल्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे सॉलिड होते हैं, पर आप इनको हीटअप करिए तो क्या होता है, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये लिक्विड में स्टेट में नहीं जाते, ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग उदरपातन या सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इसी को उदरपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे, CDS 2016 का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफटॉप बिकॉज, ठीक है। तो किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि, ठीक है। तो लोग जल क्यों छिड़कते हैं, तो अभी हमने देखा था क्या है, ये शीतलक कूलेंट है, ठीक है, जो है बेस्ट कूलेंट है, वाटर जो है बेस्ट कूलेंट है, श्रेष्ठ शीतलक है। शीतलक क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो लगभग जो है पानी जो है इंजन्स, किसके किसके इंजन्स में, ट्रक के, व्हीकल्स के,
कार्स के, इन सब के इंजन्स में यूज़ किया जाता है वाटर एज अ कूलेंट, क्योंकि वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए। हमने स्पेसिफिक हीट में भी देखा था, लेटेंट हीट में भी देखा था कि जो वाटर की एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, हॉट सनी डे, बहुत गर्म है, छत छत क्या है, रूफटॉप मतलब छत, छत ये छत है, छत बहुत गर्म है, तो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए क्या डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा। इसकी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करने के लिए पानी डाला जाएगा, तो यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स पड़ी ये रूफ टॉप के सरफेस पे, तो रूफ टॉप के सरफेस पे पड़ते ही ड्रॉपलेट जो है, जो पानी है, लिक्विड है, वो यहाँ की सारी जो हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कूलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो लैंड है, ये छत है, ये ठंडी हो जाएगी। इसलिए ये यूज़ किया जाता है कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफटॉप, ठीक है, सिंपल सी बात थी। गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि जो है जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। जल के वाष्पीकरण मतलब वेपराइजेशन की जो गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, वो ज़्यादा होती है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। देखते हैं ये कहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपसे बोल रहा है वाटर हेल्प्स अराउंड द रूफ टॉप टू एब्जॉर्ब द हीट इंस्टेंटली। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन नहीं है। जल छत के आसपास की वायु की ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करने में सहायक है, ठीक है, ये बात सही है, पर एग्जैक्टली यहाँ पे एकदम संदर्भ सहित नहीं बोला गया है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता निम्नतर होती है, ठीक है। लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत हाई कैपेसिटी होती है। या जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो बहुत उच्चतर होती है, निम्नतर तो नहीं होती है। वाटर इज इजिली अवेलेबल, जल आसानी से उपलब्ध है, अरे आसानी से तो बहुत चीज़ उपलब्ध है, पर जल ही क्यों डाला जाता है, तो ये भी गलत हो गया। डी क्या है, वाटर हैज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है, जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट, और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ऊष्माधारिता, ठीक है, ऊष्माधारिता। तो लेटेंट हीट क्या है, बहुत हाई है, लाइक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी है, बिल्कुल सही बात है। किसी गर्म आतप दिवस के बाद लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, लेटेंट हीट अधिक होती है, इसलिए क्या होता है, फलस्वरूप छतों पर पानी छिड़कते ही वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है, जो भी हीट एनर्जी थी वहां पे वो क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेपर्स जैसे वाटर, जो बॉइलिंग वाटर है, जो उबलता पानी है, उसकी जो टेम्परेचर रहती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो वेपर्स रहते हैं वो कितने सेंटीग्रेड पे रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर रहता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, ठीक है। तो जब वेपर्स बन जाएंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो गई। मान लीजिए ये छत है, ठीक है, ये छत है, ये छत है, ठीक है, ये छत है, ये पूरी एक छत है, ठीक है, ये छत है, यहाँ पे ऐसे पानी डाला गया, ठीक है, पानी डाला गया, पानी डाला गया, तो बहुत छत गर्म है, तो क्या होगा, पानी मैक्सिमम क्या हो सकता है, बॉयल हो सकता है, पर बॉइलिंग वाटर की जो टेम्परेचर होगी वो 100 ही डिग्री हो पाएगी, ठीक है, 100 डिग्री हो पाएगी। पर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच होके जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे, पानी ऐसे ऐसे वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे, तो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि जो वेपर्स की जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, उसके टेम्परेचर को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देती है, ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देती है। और बॉइलिंग वाटर की जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो 100 डिग्री पे होती है। तो हमने ये देखा था कैसे हीट हमें ज़्यादा जला देता है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। तो जब हीट ज़्यादा जला रहा है तो मतलब हीट के पास ज़्यादा एनर्जी है, हीट के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है। तो जब वेपर्स के पास, सॉरी, ज़्यादा हीट एनर्जी है, वेपर्स के पास ज़्यादा, स्टीम के पास या वेपर्स के पास ज़्यादा हीट एनर्जी है, तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे इस सरफेस से, ठीक है, मेकिंग इट कूलर, ठीक है। यही सिंपल सा इसका रीज़न है। इस क्रिया के दौरान छत की ऊष्मा सतह पर पड़े पानी को भाप में बदल देती है, इस प्रकार धीरे धीरे छत ठंडी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर स्टीम में हो जाता है, स्टीम और ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, लगभग 120 डिग्री तक, जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी अभी तक लैंड पे थी वो अब वाटर में ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है, वाटर में ट्रांसफ़र हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बताइए क्या होगा, कंडक्शन से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है कि कन्वेक्शन से, ठीक है, आपको ये बताना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस क्वेश्चन से निकल के आया है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये एनडीए 2018 का है। तो आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, यह एक दिए गए ये एक दिए गए तापमान पर स्थिर रहती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये लेटेंट हीट जो है ये तो फिक्स रहती है, ठीक है, लेटेंट हीट फिक्स है। तो जो गुप्त ऊष्मा है वो तो निर्धारित ही है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यह तापमान और आयतन पर निर्भर करती है। नहीं, टेम्परेचर तो अलग अलग हो जाता है, मतलब एक ही रहता है, निर्धारित रहता है, तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, या वॉल्यूम पे तो कोई मतलब ही नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये तापमान और आयतन से भी स्वतंत्र होती है। ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है, ये पर नहीं निर्भर करती। टेम्परेचर में तो निर्भर करती है पर वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। टेम्परेचर पे तो निर्भर करती है, अभी हमने देखा ये इट इज फिक्स्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। उसके बाद लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बस इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, यह तापमान पर तो निर्भर करती है लेकिन आयतन पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पानी है, इसका वॉल्यूम चाहे जितना हो, ये बॉयल 100 डिग्री पे ही होगा, और इसकी लेटेंट हीट जो है छुपी हुई गुप्त ऊष्मा है वो वाष्प को कितने सेंटीग्रेड पे बनाएगी, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनाएगी। ऐसा नहीं कि वो 150 बनाएगी, मतलब ये वॉल्यूम उसका ज़्यादा है तो ज़्यादा 120 से 140 हो गया, ऐसा नहीं है। तो वॉल्यूम पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है। आयतन पे तो निर्भर नहीं करती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किस पे डिपेंड करती है, ये लेटेंट हीट निर्भर करती है तापमान पे, ठीक है, लेटेंट हीट तापमान पे निर्भर करती है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग या फ्रीजिंग होता है, ठीक है। तो ये दो होते हैं, ये दोनों गलत है, ये दोनों एकदम सही है। तो आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लीजिए कि लेटेंट हीट जो है किस पे डिपेंड करती है। तो लेटेंट हीट डिपेंड करती है टेम्परेचर पे बट इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये जो हाईलाइट किया जा रहा है येलो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हालांकि हमने इसको पढ़ लिया है, एक बार पहले पढ़ चुके हैं जब हम लेटेंट हीट के बारे में आपको बता रहे थे चैप्टर में। पर यहाँ पे अगर हमें कुछ नई चीज़ पता चलती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पता चलती है, तो उसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वॉल्यूम पर निर्भर नहीं करती है। इसका अब हम लोग थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं क्या इन्होंने दिया है एक्सप्लेनेशन में। नियत ताप पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के पदार्थ को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था लेटेंट हीट क्या होता है, इतनी एनर्जी जितना कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, इतनी एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। जितनी एनर्जी चाहिए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में या लिक्विड को गैस में चेंज करने में, वो हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट वो होती है जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी पदार्थ के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड है मतलब ऊष्मा की ज़रूरत है, दोनों का ही ऊष्मा कितना निर्धारित तो करेगी। तो ये यहाँ पे ऊष्मा का तो पार्ट है ही है, मतलब हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है ही है, पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे कितनी एनर्जी चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी हीट एनर्जी चाहिए, ये हो जाती है स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए, जितनी ऊष्मा चाहिए, उसको कहते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, ठीक है। नियत ताप पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन, सिर्फ अवस्था परिवर्तन यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कोई जैसे ठोस है तो उसको द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए, या कोई द्रव्य है तो उसको वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी भी ऊर्जा चाहिए, जितनी भी आवश्यक ऊष्मा चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह ताप पर तो निर्भर करती है किंतु पदार्थ के आयतन पर नहीं, अर्थात यह एक दिए गए तापमान पर स्थिर रहती है। गुप्त ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम में मापा जाता है। धातव्य है कि अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, ये हमने देखा था। गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में क्या होता था कि सॉलिड से लिक्विड को मतलब सॉलिड आइस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये हमने देखा था 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए, ठीक है, 80 कैलोरी पर किलोग्राम चाहिए, ठीक है, 80 किलो कैलोरी पर ग्राम चाहिए। और उसी तरह हमने देखा था लिक्विड से वेपर्स को कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, तो ये लगभग 580 किलो कैलोरी पर ग्राम चाहिए थी, यहाँ होगा, हाँ ये देखिए 580 किलोग्राम। ये हमने सारी बातें अपने क्वेश्चंस में कर रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। एनडीए 2017 का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना द्रव अवस्था को गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जब तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में परिवर्तन होता है, तो क्या कहते हैं उसको, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। अब किसकी लेटेंट हीट पूछी जा रही है, तो क्या बनना है यहाँ पे, द्रव से मतलब लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस मतलब वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब वाष्प की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा। इसी में अगर हम देखते कि यहाँ पे तापमान, यहाँ पे ये होता कि अवस्था में कोई परिवर्तन किए बिना, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या, वो जो आवश्यक ऊष्मा है उसको क्या कहलाती है, वो ऊष्मा जहाँ पे द्रव्य अवस्था में या पदार्थ की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, तो उस ऊर्जा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर बस 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो 11 से 12 तक जाने में, 11 से 12 सेल्सियस बढ़ाने में कितनी ऊष्मा चाहिए, इस चीज़ को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। इसमें अवस्था बराबर रहती है, अवस्था अपरिवर्तित रहती है, अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। इस बारे में हम लोग ने काफ़ी बात की है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 110 नंबर क्वेश्चन पे। तो 110 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक गिलास में पानी है, तो वो बर्फ में क्यों नहीं बदल जाता है। ठीक है, बर्फ में क्यों नहीं परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्यों नहीं परिवर्तित होता है। 110 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, अ ग्लास ऑफ वाटर डजंट टर्न इनटू आइस एज इट रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज बिकॉज। तो एनडीए 2012 का क्वेश्चन है, ये हम आपको समझा देते हैं, हालांकि आपको पता होगा कि ये गिलास है, ये गिलास के अंदर पानी है। ठीक है, ये गर्म पानी है। ठीक है, गर्म पानी है ये। ठीक है, अब ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे मतलब ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ठंडे हो रहे हैं। अब ये क्यों, अब ये कब टर्न होंगे आइस में, जब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये ड्रॉपलेट्स हैं, क्रीम आते हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, रुकिए हम इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। हाँ, ये जो ड्रॉप, नहीं ये सही रहेगा। हाँ, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इनके अंदर कितनी एनर्जी है, इनके अंदर 80 किलो कैलोरी एनर्जी है। ठीक है, तो जब सारी की सारी बूंदें, मान लीजिए 10 बूंदें हैं, 10 बूंदें हैं, तो 10 बूंदें अब 0 डिग्री पे तो हैं। ठीक है, 10 बूंदें तो 0 डिग्री पे हैं अभी, पर अभी बर्फ में क्यों नहीं परिवर्तित हो रही हैं, क्योंकि ये मान लीजिए ये 10 बूंदें हैं, ये 10 बूंदें हमने बना ली, 1 2 3 4 5, चलिए 5 बनी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बूंदें मान लीजिए। ठीक है, 7 बूंदें हैं, उसको हटा देते हैं, ये 7 बूंदें हैं। अब हर बूंद के पास हर बूंद को कितनी कैलोरी लूज करनी पड़ेगी बर्फ बनने के लिए, तो हर बूंद को 80 किलो कैलोरी लूज करनी पड़ेगी। 80 इनको 80 इनको 80 इनको, तो कुल मिला के अगर कितना है, 7 है, तो 560 किलो कैलोरी पर एनर्जी ये जो पूरा पानी लूज करेगा, तब जाके ये सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, 560 किलो एनर्जी लूज करने के बाद ये क्या होगा, ये पूरा बर्फ बन जाएगा, ये पूरा ऐसे बर्फ हो जाएगा। ठीक है, अब तुरंत 0 डिग्री पे तो ये लूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे आराम से लूज करेंगे। ठीक है, तो जब हर बूंद अपनी जो इनके अंदर जो एनर्जी है, लेटेंट हीट है 80 की, वो जब तक 80 किलो कैलोरी पर ग्राम की जब तक वो नहीं लूज करेंगी, तब तक ये बर्फ में नहीं परिवर्तित होगा। तो इस पूरे प्रक्रिया में समय लगता है कि सारी की सारी बर्फ की जो बूंदें हैं वो अपने अंदर छुपी हुई जो गुप्त ऊष्मा है, ठीक है, गुप्त ऊष्मा है, उसको जब तक अपने निष्कासित नहीं करेंगे अपने अंदर से, तब तक क्या होगा, तब तक ये बर्फ नहीं बन पाएंगी, और इसके निष्कासन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए 0 डिग्री पर तुरंत पहुंचते ही क्या होगा, ये बर्फ में तब्दील नहीं होगा, बर्फ में जो पानी है वो बर्फ में नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है वाटर डजंट सॉलिडिफाई एट 0 डिग्री, पानी 100 डिग्री पे 0 डिग्री पे ही तो जमता है भाई, ये गलत है। बी बोल रहा है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी अप्लाइड टू द ग्लास सो एज टू सॉलिडिफाई। अब आप बताइए, गिलास के पानी को जमने के लिए अगर हम उसमें ऊष्मा को संभरण कर देंगे, तो वो तो लिक्विड ही रहेगा, वो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, जमेगा कैसे, तो वो जम नहीं पाएगा। ठीक है, जम नहीं पाएगा, उससे हीट लेनी होगी। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है,
अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी टेकन आउट फ्रॉम द ग्लास ऑफ वाटर सो एज टू सॉलिडिफाई। बिल्कुल सही बात है, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। ठीक है, जब तक ऊष्मा नहीं निकलेगी उनकी 80 किलो कैलोरी पर ग्राम की, तब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होंगे, चाहे वो जितना भी 0 डिग्री पे रहें। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, वाटर सॉलिडिफाइज एट 0 केल्विन ओनली। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, तो अब इनका देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिए हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित पानी बर्फ में सीधे नहीं बदलता, क्योंकि 0 डिग्री पर स्थित प्रति ग्राम पानी में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ के बदलने के लिए प्रति ग्राम 80 किलो कैलोरी ऊष्मा को अपने से निष्कासित करना आवश्यक है। हमने आपको बताया कि यहाँ पे 7 हमने मानी थी, 7 बूंदे हैं, तो 7 बूंदे मिलकर कितनी हो गई, 560 किलो कैलोरी। तो जब तक 560 कैलोरी नहीं निकलेगी, हीट निष्कासित नहीं होगी, ऊष्मा निष्कासित नहीं होगी, ठीक है, तब तक ये 0 डिग्री पर भी जो है जल बर्फ में नहीं परिवर्तित होगा। इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम जल में आने के लिए 80 कैलोरी किलोग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जहां पर 80 कैलोरी किलोग्राम उसकी गुप्त ऊष्मा है, जिसे किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप निष्कासित अथवा अवशोषित ऊष्मा होती है। ठीक है, तो हमने सिंपली यही आपको बताया कि जब तक जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, जब तक हीट को नहीं एक्सपेल किया जाएगा, हीट को निष्कासित नहीं किया जाएगा, तब तक ये बर्फ जो है, तब तक ये जो जल है ये बर्फ में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2005 में पूछा गया था, 112 नंबर क्वेश्चन। रूम को कैसे ठंडा किया जाएगा, कमरे को कैसे ठंडा किया जाएगा। कमरे को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, या तो फैन चलाते हैं, या तो कूलर चलाते हैं, और या तो एसी लगाते हैं। ठीक है, एसी लगाते हैं। फैन और कूलर क्या करता है, ये इवेपोरेशन क्रिएट करता है। ठीक है, और ये इवेपोरेशन क्रिएट करता है। ठीक है, इवेपोरेशन क्रिएट करता है, जो हमारे स्वेट होते हैं उनको इवेपोरेट करता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी, फैन और कूलर ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन में हम लोग ने शायद अभी इसको डिस्कस भी किया था कि फैन और कूलर और एसी में क्या डिफरेंस है। तो कूलर और एसी दोनों टेम्परेचर तो मेंटेन करते हैं, लेकिन कूलर ह्यूमिडिटी नहीं मेंटेन कर पाता है, और एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी भी मेंटेन कर देता है। ठीक है, एसी कैसे हमको ठंडा करता है, एसी हमें कंप्रेस गैस रिलीज करता है कमरे में, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है। ठीक है, कंप्रेस गैस रिलीज करता है जिससे हमें ठंड महसूस होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर कैसे ठंडी रहती है, कंप्रेस गैस वहां से रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। ठीक है, कंप्रेस गैस जो है रिलीज होती है रेफ्रिजरेटर में, जिसकी वजह से फ्रिज हमारी ठंडी रहती है, हमारा पानी ठंडा हो जाता है, बर्फ जम जाती है। ये सारी चीजें कंप्रेस्ड गैस की वजह से होती है। ठीक है, तो रूम को ठंडा रखना है तो एसी अगर लगा है तो कंप्रेस गैस से ठंडा होगा, फैन और कूलर लगा है तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इवेपोरेशन होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो पूछ रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, बाय फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहने से। नहीं, ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है। बाय रिलीजिंग द कंप्रेस गैस, सबइंडित गैस को छोड़ने से। हाँ, यही है, सबइंडित गैस को छोड़ने से। ठीक है, सबइंडित गैस को छोड़ने से ही वो ठंडा होगा। बाय कुकिंग गैस, रसोई गैस। नहीं नहीं भाई, बाय मेल्टिंग द सॉलिड। कौन सा सॉलिड, कमरे को ही थोड़ी ना पिघला देंगे, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कमरे को उसमें संपीड़ित गैस प्रवाहित करके ठंडा किया जा सकता है। एयर कूलर में संपीड़ित गैस होती है, वायु ही प्रयुक्त होती है, मतलब कंप्रेस गैस यूज होती है, जिसे किसी कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा आंसर था। चलिए बढ़ते हैं आगे 118 नंबर क्वेश्चन पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, अच्छा ह्यूमिडिटी पे चलिए, हमने चर्चा की थी, फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार हल्का सा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये एयर पैकेट है एक। ठीक है, एयर पैकेट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे एयर पैकेट होते हैं। ठीक है, और इन एयर पैकेट्स में क्या होता है, इन एयर पैकेट की क्षमता होती है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है, वाटर को होल्ड करने की, वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड करने की। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो पानी की बूंदे होती है, पानी की बूंदे को होल्ड करने की, इनको अपने अंदर रखने की क्षमता होती है। ठीक है, यही क्षमता होती है। ठीक है, अब एक और ये पैकेट हमने बना दिया। ठीक है, इनके पास इतनी ही बूंदे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो पहला वाला एयर पैकेट है, पहला वाला, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहलाता है। दूसरा वाला क्या है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है, RH कहलाता है। रिलेटिव मतलब आपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि
ये हमारा पानी है, ये वाटर सरफेस है, ठीक है। जो लैंड पे, भूमि पे जो पानी के स्रोत रहते हैं, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से वाष्पीकरण होता रहता है, इवेपोरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो पानी है, पानी कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर्स में कन्वर्ट होके वाष्प में कन्वर्ट होके जाते कहाँ हैं, ऐसे घूमते थोड़ा लगते हैं, ये कहीं एयर पैकेट में, किसी एयर पैकेट में किसी वायु के पैकेट में ये जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाते हैं, रहने लगते हैं, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है। तो ये जो है ह्यूमिडिटी क्या है, ये किसी भी एयर पैकेट की कैपेसिटी है, किसी भी मतलब वायु के पैकेट की एक क्षमता है कि वो कितना पानी जो है होल्ड कर सकते हैं, कितनी वाय कितने जल वाष्प को अपने में विद्यमान कर सकते हैं, कि ठीक है, किसी निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितनी भी जल वाष्प विद्यमान रहती है, उतनी ही वायु को उस ताप पर संतृप्त करने के लिए जितने जल वाष्प की आवश्यकता है, इसी को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, बस आप ये याद रखिएगा कि किसी भी क्या होता है, वायु का एक निश्चित आयतन होता है, ये वायु है, ठीक है, एयर पैकेट है, उसके अंदर क्या होगा, जितने भी जल वाष्प विद्यमान है, ठीक है, अगर पूरे के पूरे जल वाष्प विद्यमान है तो वो एब्सोल्यूट आर्द्रता कहलाएगी, और थोड़े थोड़े जल वाष्प विद्यमान है तो क्या कहलाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आपेक्षिक आर्द्रता कहलाएगी, ठीक है। तो अब हमने ये बात कर ली यहाँ पे, तो हमको ये समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो गई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई मास ऑफ वाटर वेपर, मतलब जितना भी जलवाष्प विद्यमान है, वाटर वेपर इन अ पैकेट ऑफ कॉलम, ठीक है, इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। ये वेपर है, ठीक है, ये वेपर याद रखिएगा, ये वाष्प है, और वॉल्यूम VOL वॉल्यूम, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वेपर इन वॉल्यूम ऑफ एयर, ये कहलाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमने देखा था, थोड़ी सी जगह है एयर पैकेट में और थोड़ी सी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, थोड़ी सी जगह बची थी उसमें और थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाइड थी, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितना जो है जल वाष्प अभी वहाँ पे स्थित है, उस एयर पैकेट में, उस वायु पैकेट में स्थित है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल वाटर वेपर, ठीक है, एक्चुअल वाटर वेपर अपॉन वो वाटर, जो वायु है, जो एयर पैकेट है, वो कितना टोटल वाष्प होल्ड कर सकती है, उस वाष्प, कितना विद्यमान वाष्प उसमें हो सकता है, इस चीज़ को कहेंगे हम लोग टोटल वाटर वेपर। ये टोटल वाटर वेपर इंटू 100, ठीक है। ये हो गया हमारा ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये लोग टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वायु की जो कैपेसिटी है जल वाष्प को विद्यमान करने की, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। एयर की जो कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की, वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ा तो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो मतलब जैसे टेम्परेचर, मान लीजिए पहले टेम्परेचर 20 था, ठीक है, 20 था, तो यहाँ पे 20 जलवाष्प इकट्ठा हो पा रहे थे, ठीक है, 20 जलवाष्प विद्यमान हो पा रहे थे। फिर जब ये टेम्परेचर जो है, तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तब इन तो वही सेम एयर पैकेट का जो अब कैपेसिटी हो गई है, कितने जलवाष्प अब वो धारण कर सकते हैं, तो अब वो 40 जलवाष्प धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी टेम्परेचर बढ़ने पे, तापमान बढ़ाने पे क्या हुआ, जो वायु की कैपेसिटी थी, एयर पैकेट की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी थी, विद्यमान करने की जो क्षमता थी, वो बढ़ गई तापमान बढ़ाने के साथ, ठीक है। वायु की क्षमता, जलवाष्प को विद्यमान करने की क्षमता बढ़ गई तब जब तापमान बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेपर बढ़ने की क्षमता कब बढ़ी, जब टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, जल वाष्प को विद्यमान करने की क्षमता बढ़ी, ठीक है, ये बढ़ी। तो जब ये बढ़ रही है तो ये भी डायरेक्टली बढ़ेगा ना, ठीक है, ये डायरेक्टली बढ़ेगा, ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया एक तरीके का, ठीक है, ये डायरेक्टली बढ़ा, ठीक है, ये डायरेक्टली बढ़ गया, वेपर क्या हुआ, डायरेक्टली बढ़ा। तो क्या होगा, मतलब टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है वेपर अपॉन वॉल्यूम, टोटल वाटर वेपर अब एन एयर कैन होल्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो जितना वाष्प
विद्यमान हो सकता है अपॉन कितने आयतन के वायु में, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, जल वाष्प को विद्यमान करने की क्षमता बढ़ी। जब जल वाष्प को विद्यमान करने की क्षमता बढ़ी तो वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, वो समतन है किससे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से वो समानुपातिक है। ठीक है, समान तरीके से वो बढ़ता है। ठीक है, तो हमारा एक रिलेशन ये हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे वह कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में ये बात हो रही थी, ये टोटल वेपर की बात हो रही थी ना, टोटल वेपर की बात हो रही थी, टोटल वेपर की, पूरे के पूरा जलवाष्प कितने आयतन एयर में वायु में विद्यमान हो पाएगा, ये बात हो रही थी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। अब आपेक्षिक आर्द्रता में क्या होता है कि यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इसके फ्रैक्शन में है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम नीचे है, मतलब टोटल वॉल्यूम जब बढ़ा, हम दूसरे कलर से करते हैं यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम जब बढ़ा, टोटल वॉल्यूम जब बढ़ा तो RH कम हुआ। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता कम हुई। क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल वाटर वेपर कैपेसिटी बढ़ गई, जल वाष्प को विद्यमान करने की जो क्षमता है वायु की वो बढ़ गई। ठीक है, वायु की जो क्षमता है जलमान को, सारे के सारे जलमान को विद्यमान करने की, वो बढ़ गई क्षमता। ठीक है, अब वो क्षमता बढ़ी तो ये क्या हुआ, तो आपेक्षिक आर्द्रता कम हुई। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या है, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। क्यों इन्वर्सली रिलेटेड है, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता का क्या वो है, यह है कि वायु के एक निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितनी जलवाष्प विद्यमान रहती है, तो ये जो ऊपर वाला है न्यूमरेटर है, ये क्या है, जितनी भी जलवाष्प विद्यमान है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ये पैकेट है, ठीक है, एक पैकेट है, ये एयर का वायु है ये, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें टोटल जलवाष्प जो हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। ठीक है, टोटल जलवाष्प जल हो सकते हैं, पर ये क्या है, अभी कितने विद्यमान है, अभी सिर्फ 4 जलवाष्प है। ठीक है, अभी सिर्फ 4 जलवाष्प है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी या अपेक्षिक आर्द्रता कैसे हो गई, 4/10 इंटू 100। ठीक है, तो मतलब 40% आर्द्रता हो गई। ठीक है, पर जो इनका पूरा का पूरा जलवाष्प विद्यमान कितना कर सकते हैं, ये तो 10 कर सकते हैं। ठीक है, 10 कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने देखा था एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में देखा था कि टोटल वेपर कितना हुआ, टोटल वेपर मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 लिया है, वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम भी 10 लिया है। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जलवाष्प के विद्यमान की क्षमता की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10 की क्षमता है, जो एक एयर कॉलम में या एक वायु में कितनी जलवाष्प विद्यमान हो सकते हैं, तो टोटल 10 विद्यमान हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 10 विद्यमान हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट जोड़िए इसका, कि हमने बताया था जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो 10 डिग्री टेम्परेचर पे 10 जलवाष्प विद्यमान हो सकते हैं, 20 डिग्री टेम्परेचर पे 20 जलवाष्प विद्यमान रहते हैं। आगे बढ़ा टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर तक गया तो भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्योंकि अब 40 जलवाष्प जो है विद्यमान रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक जलवाष्प विद्यमान रहने की क्षमता को बताता है। ठीक है, अब आपेक्षिक आर्द्रता में क्या है, आपेक्षिक आर्द्रता में ये है कि जो सामूहिक जलवाष्प है, जो पूरा का पूरा जलवाष्प है, वो क्या है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर हमने बढ़ाया। ठीक है, ये जो 10 यहाँ पे कैपेसिटी थी 10 की, ठीक है, ये 10 की कैपेसिटी थी, यहाँ पे 4 इकट्ठा थे, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने 40% निकाली थी। अब क्या हुआ, 10 से हमने बढ़ा के क्या कर दिया, टेम्परेचर हमने 30 कर दिया। ठीक है, अब जो एयर की कैपेसिटी है जलवाष्प को विद्यमान करने की, वायु की जो क्षमता है, वो अब 30 जलवाष्प को वो अपने अंदर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अपने अंदर विद्यमान कर सकते हैं। ठीक है, अब 30, ठीक है, तो अब 30 हो गया। ठीक है, तो 30 हो गया, ये अब जो टोटल वेपर की वैल्यू हो गई वो 30 हो गई। ठीक है, तो जब ये 30 हुई, जब टेम्परेचर बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई ना, टेम्परेचर बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो को वापस जाके देखिएगा। कोशिश की गई है जितना सिंप्लीफाई हो सके, जितना मैथमेटिकल ढंग से हो सके उतना आसान किया जा सके। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि तापमान बढ़ाने पे
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो ज़्यादा वाटर वेपर, गर्म हवा जो होती है वो ज़्यादा जलवाष्प विद्यमान कर सकती है, ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, और जो ठंडी हवा होती है वो कम विद्यमान कर सकती है वाष्प को। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ गया, ये हमने देखा था। अब जब टेम्परेचर बढ़ा, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, जो उसकी सामूहिक जलवाष्प करने की जो क्षमता है, जलवाष्प को विद्यमान करने की क्षमता है, वो बढ़ गई। ठीक है, वो बढ़ गई। अब जल को सामूहिक जलवाष्प को विद्यमान करने की क्षमता जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर, ये एक्चुअल वेपर हो गया, जितना एक्चुअल में विद्यमान है, जलवाष्प विद्यमान है, और ये टोटल, जितना पूरा एक एयर पैकेट टोटल विद्यमान कर सकता है, टोटल वाष्प, टोटल जलवाष्प, एक सामूहिक जलवाष्प जितना एक वायु विद्यमान कर सकती है, वो टोटल हुआ। अब ये टेम्परेचर बढ़ा, इधर वाला टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, टीवी भी बढ़ा, मतलब टीवी क्या है, टोटल वेपर भी बढ़ा, टोटल जलवाष्प विद्यमान करने वाली क्षमता बढ़ी। अब ये क्षमता बढ़ी तो ये घटेगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आप देखते हैं क्या है पूछा है, क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 118 पे। इंक्रीजेज विद इंक्रीज टेम्परेचर, नहीं नहीं, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है यहाँ पे, तब ये ऑप्शन सही हो जाता। ऑप्शन बी है डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, ये सही है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, बाकी सब गलत है। नो रिलेशन तो हो ही नहीं, कोई नहीं, डिक्रीज विद डिक्रीज टेम्परेचर, नहीं नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर बी का देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वायु के एक निश्चित आयतन में किसी ताप पर जितना जलवाष्प विद्यमान रहती है, उतनी ही वायु को उस ताप पर संतृप्त करने के लिए जितने जलवाष्प की आवश्यकता है, इन दोनों राशियों के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। हमने देखा आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता बढ़े हुए ताप के साथ घटती है तथा तापमान घटने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है, ये कैसे होता है हमने आपको पूरा मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने 119 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। CAPF 2016 का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला कथन बोल रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल सही बात है। हमने अपने जब लेक्चर में आपको पढ़ाया था इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होता है, तो हमने देखा था कि इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमिनन है, ये सतह पे होता है। ठीक है, ये सतह पे होता है, ये नीचे नहीं होता है जनरली। ठीक है, ये सतह पे होता है, ये सतह पे यहाँ से होता है। ठीक है, ये एक बात देखी थी। फिर दूसरी बात ये देखी थी कि जैसे जैसे वायु की जो गति है वो बढ़ेगी तो वाष्प की भी गति बढ़ेगी। ठीक है, वाष्पीकरण की भी गति बढ़ेगी, ये हमने देखा था। ठीक है, और ये देखा था जितना एरिया ज़्यादा होगा, जितना क्षेत्र ज़्यादा होगा, उतना उतना जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। तो ये तीन चार चीज़ें हमने इवेपोरेशन वाष्पीकरण से रिलेटेड देखी थी। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है दोस्तों। ठीक है, वक्त आ गया है, अब देखते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। जब तापमान का दर नीचे रहता है तो वाष्पीकरण भी नीचे रहता है, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। दूसरा कथन आपसे बोल रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन डजंट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर बट ऑन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा, जितना ज़्यादा खुला क्षेत्र होगा, उतना ज़्यादा ही वाष्पीकरण होगा। तो जो वाष्पीकरण की दर है वो वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं वरन द्रव के आयतन पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करती है। फिर क्या बोल रहा है ऑप्शन सी, वाष्पीकरण की दर परिवेश की आर्द्रता पर निर्भर होती है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा आर्द्रता होगी, अगर आर्द्रता ज़्यादा है मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। आर्द्रता मतलब जितना भी एक वायु जल वाष्प को होल्ड कर सकती है, उनको विद्यमान करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। अब ज़्यादा आर्द्रता मतलब ज़्यादा आर्द्रता मतलब ज़्यादा जलवाष्प विद्यमान है, ज़्यादा जलवाष्प विद्यमान है वायु में। ठीक है, तो अब जब वायु में ऑलरेडी इतने जलवाष्प विद्यमान है, इतने वाटर वेपर्स ऑलरेडी एयर होल्ड कर रही है, तो एक्स्ट्रा कहाँ से होल्ड करेगी, तो इवेपोरेशन होगा नहीं। ठीक है, इवेपोरेशन तभी होगा ना जब वायु के पास क्षमता होगी जलवाष्प को विद्यमान करने की, अपने पास रखने की। जब इनके पास क्षमता ही नहीं है तो कहाँ से रखेंगे, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है आर्द्रता पे। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
मतलब ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि वाष्पीकरण की दर वायु के चाल पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था कि वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाता है अगर जो चाल है, वायु की चाल है, वो तेज हो जाती है। ठीक है, वायु की चाल जो तेज हो जाती है तो वाष्पीकरण का दर भी तेज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं इनका क्या एक्सप्लेनेशन है। द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव को आप अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, खुली सतह से मतलब सरफेस से ये फिनोमिनन होता है, एकदम नीचे से नहीं होता है। मान लीजिए ये पूरी कोई बॉडी है और ये वाटर है, पानी है, तो वाष्प कहाँ से होगा? वाष्प यहाँ सरफेस से होगा, सतह से होगा, खुली सतह से होगा। यहाँ से नहीं होने लगेगा, बॉटम से नहीं होने लगेगा, नीचे से नहीं होने लगेगा, ये खुली सतह से यहाँ से वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर तापमान, वायुमंडल की तरफ खुले पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर्द्रता और वायु की चाल पर निर्भर करता है, बिल्कुल अभी हमने आपको बताया। अतः विकल्प बी का कथन वाष्पीकरण के संदर्भ में सही नहीं है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। CDS 2011 का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है, आतप दिवस में वृक्ष के नीचे आप ठंडक क्यों महसूस करते हैं जबकि टीन की शेड के नीचे क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, वाई डू यू फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर अ टिन शेड ऑन सनी डे? ठीक है, तो वही बात है कि जब हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं किसी भी गर्म धूप के दिन के अंदर, तो क्या होता है, हमें पेड़ के नीचे तो अच्छा लगता है, ठंडक लगती है, लेकिन टेन शेड के नीचे क्यों नहीं लगती है? ठीक है, तो बस यही वाष्पीकरण वाला काम है। ऊष्मा होती है, ऊष्मा निकल जाती है नीचे, पेड़ के नीचे खड़े होने से। ठीक है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, लेकिन टिन शेड के नीचे हमारी जो ऊष्मा है वो रिलीज नहीं हो पाती, निष्कासित नहीं हो पाती, यही बात है बस। ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, वृक्ष की हरियाली शीतलता का आभास देती है, ये नहीं है भाई। द ग्रीननेस ऑफ द ट्री गिव्स द कूल फीलिंग, ना भाई। फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्स हीट, नहीं नहीं नहीं। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा को अवशोषण कर लेता है, नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत। द लीव्स कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू वाटर विच इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, पत्ते जल वाष्प को पानी में परिवर्तित कर देते हैं जो एक ऊष्मा अवशोषी प्रक्रम है, नहीं, ये भी ये सही ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन डी फिर लग रहा है, द लीव्स गिव आउट वाटर विच वेपराइजेज एब्जॉर्बिंग सम हीट एंड एज लेटेड हीट, बिल्कुल ये सही बात है। जो पत्तियां होती हैं वो पानी छोड़ देती हैं। पानी क्या करता है? पानी आपके जो ऊष्मा होती है, आपके स्किन, आपकी त्वचा की जो ऊष्मा होती है उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, ऊष्मा जो है अवधारित कर लेती है अपने में, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, विच वेपराइजेज इज अब्जॉर्बिंग सम हीट एज लेटेंट हीट, गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे हमें ठंडक महसूस करते हैं जबकि टीन की शेड के नीचे नहीं, क्योंकि पत्ते पानी छोड़ देते हैं जो कि कुछ ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं, लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल सही बात है, इसका हम लोग ने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। CDS 2019 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। ठीक है, किससे बढ़ती है? तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, बिल्कुल सही बात है। देखिए हम आपको समझाते हैं, ये यहाँ पे ये हम जानते हैं वाष्पीकरण क्या है, एक सतह की प्रक्रिया है। ठीक है, सतह की प्रक्रिया है, सतह आपने बढ़ा दिया, सतह आपने बढ़ा दिया, ये सतह आपने बढ़ा दिया इधर। ठीक है, राइट में देखिए सतह आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा ना, यहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। सतह जब यहाँ तक कम थी तो कम वाष्पीकरण हो रहा था, तो जो वाष्पीकरण की दर है बढ़ जाता है, किससे? पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि होने से। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि होने से ये बढ़ जाता है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेज इन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में वृद्धि होने से नहीं, आर्द्रता में वृद्धि होने से तो वो घट जाएगा, क्योंकि आर्द्रता है मतलब ऑलरेडी यहाँ पे वाटर वेपर विद्यमान है, जलवाष्प विद्यमान है किसी वायु में। ठीक है, अब वायु में जलवाष्प विद्यमान है तो यहाँ पे जो वाष्पीकरण हो रहा है वो वाष्प बन के कहाँ इकट्ठा होंगे? कहीं नहीं हो सकते, इसलिए वाष्पीकरण का दर जो है घट जाएगा आर्द्रता के बढ़ने से। ठीक है, आर्द्रता बढ़ गई मतलब यहाँ पे जो जलवाष्प है वो ऑलरेडी एयर पैकेट में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, विद्यमान हो चुके हैं, अब और कोई जलवाष्प विद्यमान नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कम हो जाएगा, तो ये गलत है। अ डिक्रीज इन विंड स्पीड, नहीं, पवन चाल के बढ़ने से क्या होता है? पवन चाल के बढ़ने से वाष्पीकरण का दर बढ़ता है, और पवन चाल के कम होने से वाष्पीकरण का दर जो है वो कम होता है, तो ये भी गलत है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठंडी में क्या वाष्पीकरण होता है? ठंडी में बिल्कुल वाष्पीकरण नहीं होता है, गर्मी में होता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि गर्म टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ता है। कैसे? क्योंकि गर्म
जो भी गर्म वायु होती है, जो ठंडी वायु होती है उसका एरिया इतना होता है, और जो गर्म वायु होती है उसका एरिया इतना ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा गर्म जो वायु होती है मतलब वो ज़्यादा जल वाष्प को क्या कर सकती है, जल वाष्प को जल वाष्प को अपने में होल्ड कर सकती है। ठीक है, जल वाष्प ज़्यादा विद्यमान हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 जल वाष्प विद्यमान हो चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 4 हो पाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये टेम्परेचर जब कम है, टेम्परेचर जब कम है और जब ये टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो गर्म हवा ज़्यादा जल वाष्प को विद्यमान कर सकती है, ठंडी हवा कम जल वाष्प को विद्यमान कर सकती है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, तापमान बढ़ाने से जो वाष्पीकरण का दर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, तापमान की कमी से क्या होगा, आर्द्रता में कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु को सुखाने के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके उससे वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। आप देखते हैं ना, कपड़े जब गीले होते हैं तो उनको फैला के क्यों डाला जाता है, उनको ऐसे भी तो टांग सकते हैं, लेकिन पूरा अच्छे से फैला के पूरे चारों तरफ से डाला जाता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, आर्द्रता वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है और वस्त्र जल्दी सूख जाता है। जबकि तापमान की कमी, वायु गति में कमी तथा आर्द्रता में वृद्धि से वाष्पीकरण कर की दर घटती है। हमने आपको बताया वाष्पीकरण की दर तापमान वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि तथा आर्द्रता से कमी के कारण भी बढ़ती है। ठीक है, ये सब बात हमने करी जस्ट नाउ। बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, सीडीएस 2019 का है। ये बोल रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन। ठीक है, तो वाष्पीकरण किस पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल हमने देखा टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, तो ये गलत हो गया। सरफेस एरिया पे बढ़ता है, सरफेस एरिया पे निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ज़्यादा वाष्पीकरण की दर, जितना छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना कम वाष्पीकरण की दर। ठीक है, तो ये भी सही है। उसके द्रव्यमान पर नहीं, द्रव्यमान पर तो नहीं होता है, और आर्द्रता पर भी होता है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर होगा। ये मास पे डिपेंड नहीं करता या द्रव्यमान पे इवेपोरेशन नहीं डिपेंड करता है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर में तापमान, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन किसके पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, टी से टेम्परेचर, एच से ह्यूमिडिटी और डब्ल्यू से विंड, स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, डब्ल्यू इन तीनों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फिर 124 नंबर क्वेश्चन एनडीए 2019 का है। ये क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताइए। ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताइए। ये बोल रहा है क्वथन और वाष्पन दोनों सतही परिघटनाएं हैं। ठीक है, क्वथन मतलब बॉइलिंग और वाष्पन मतलब इवेपोरेशन, दोनों ही सरफेस फिनोमिनन है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिनन। बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया था बॉइलिंग कब होती है, जब ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, जब सारे के सारे लिक्विड, नीचे वाले लिक्विड भी बॉयल ना होने लग जाए, तभी वो बॉइलिंग होती है। और इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन सतही परिघटना है। ठीक है, सतह पे ये परिघटना होती है। ठीक है, इससे नीचे वाली लेयर का, नीचे वाले जो लिक्विड है उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है उन पे। ये सिर्फ जो इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, ये सिर्फ सतही परिघटना है। ठीक है, तो बॉइलिंग जो है पूरे के पूरे को अपने में मतलब यूज करती है, इन्वॉल्व करती है, और जो इवेपोरेशन है या वाष्पीकरण है ये सतही परिघटना है सिर्फ। ठीक है, फिर देखते हैं, ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमिनन। नहीं नहीं, बॉइलिंग तो पूरा का पूरा एक फिनोमिनन है, पूरी की पूरी स्थूल परिघटना है, जबकि इवेपोरेशन जो है या वाष्पीकरण जो है ये सतही परिघटना है। ठीक है, यहाँ पे ये उल्टा हो जाता तो ठीक रहता, पर ये नहीं है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर बल्क फिनोमिनन। नहीं, दोनों स्थूल परिघटनाएं नहीं है। ठीक है, स्थूल परिघटना मतलब बल्क फिनोमिनन, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस को इफेक्ट करता है, बॉइलिंग पॉइंट पूरे के पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, तो डी होना चाहिए सही। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिनन, बिल्कुल बॉइलिंग जो है क्वथन एक स्थूल परिघटना है, जबकि जो वाष्पीकरण है वो एक सतही परिघटना है। ठीक है, वाष्पन की प्रक्रिया के गुण क्या है, वाष्पन जो है इवेपोरेशन तरल की सतह पर होता है, सतही परिघटना है। वाष्पन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, वाष्पन किसी भी तापमान पर होता है, वाष्पन में बुलबुले नहीं बनते हैं। ठीक है, जबकि क्वथन में क्या होता है, ये 100 डिग्री पहुंचने पर ही होता है, और पूरे के पूरे आयतन में होता है, स्थूल परिघटना है ये। ठीक है, पूरे के पूरे आयतन में होता है, पूरी की पूरी स्थूल परिघटना है, मतलब ये वाटर है, ये सारे वाटर लिक्विड्स पे होता है। ठीक है, सारे वाटर लिक्विड्स को ये इफेक्ट करता है, मतलब ये जो नीचे लेयर्स पे लिक्विड है ये भी पूरे बॉयल होंगे। ठीक है, क्वथन तेजी से होता है या निश्चित तापमान कौन सा है, पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निश्चित तापमान पे होता है,
क्वाथन में बुलबुले निकलते हैं। हमने देखा है बॉइलिंग वाटर में ड्रॉप्स निकलते हैं, मतलब बुलबुले निकलते हैं, बबल्स होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की ओर। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज देन इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर। अभी हमने बात की थी कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या बढ़ती है। इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज देन इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर क्या होता है, तब वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीजेज हो जाती है। पर आंसर डी दिया है, देखते क्या बात है इसमें। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है। हाँ भाई, प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय पर जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही होगी। अर्थात यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी पूर्व की अपेक्षा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, ये क्षमता बढ़ती है। इसका सही आंसर ए होगा, यहाँ पे लिखे डी है। ठीक है, ये बी होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी उसका राइट आंसर। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर। कूलिंग बाय डेजर्ट कूलर कैसे होती है। एवापोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पन शीतलन होता है। ठीक है, वाष्पीकरण होता है यहाँ पे। ठीक है, हमने कई बार बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आरएएस का क्वेश्चन था 2012 में। हमने आपको बताया था एसी, कूलर और फैन कैसे कैसे काम करता है। फैन और एसी जो है, फैन और कूलर जो है वो कैसे काम करते हैं, वो वाष्पन शीतलन लाते हैं। और एसी में क्या होता है, संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, संपीड़ित गैस जो है ठंडक लाती है या शीतलता लाती है। फैन और कूलर में क्या होता है, वाष्पन शीतलन होता है, वाष्पन शीतलता आती है। ये लास्ट पार्ट है इस पूरे हीट प्रोसेस का, जो हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पूरा एक लेक्चर लिया है। ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं तो हम सोचे आपको बता देना उचित रहेगा। वहाँ जाके आपको कोई भी सरप्राइज ना मिले। वहाँ जितना एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइजेस कम होंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस हायर होंगे। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से। ठीक है, सराउंडिंग से क्या की जाती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है। ये दिस इज अ प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब्स हीट। ठीक है, याद रखिएगा, येलो हाईलाइट पे ध्यान दीजिए। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से। ठीक है, हीट क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है सराउंडिंग से। एक्सोथर्मिक क्या है, विच रिलीजेज हीट। ठीक है, विच रिलीजेज हीट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, एनर्जी इज रिलीज बाय द सिस्टम। तो एंडोथर्मिक में क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एक्सोथर्मिक में क्या है, हीट रिलीज हो रही है सराउंडिंग्स में। ठीक है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक, सराउंडिंग्स में रिलीज हुई तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, टेम्परेचर चेंज क्या होता है, जब आप एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से तो आपकी सराउंडिंग्स कूल हो जाती है। ठीक है, सराउंडिंग्स क्या होती है, कूल हो जाती है एज द हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, आपने देखा होगा स्वेट में क्या होता है, स्वेट में जो आपकी लिक्विड है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपकी स्किन से। ठीक है, तभी आपकी स्किन को ठंडा लगती है। ठीक है, तभी आपको ठंडा लगता है जब आप खूब पसीने से तरबतर जाते हैं कहीं पे और जहाँ पे थोड़ी सी इवेपोरेशन हो रही है वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ अब ठंड हो गई, थोड़ा हल्का लग रहा है, इतनी गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली है। तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट क्या हो गया, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट। सनलाइट क्या है, एक हीट एनर्जी तो है, तो उन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की, फिर क्या हुआ, मौसम ठंडा हुआ, टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक के, आप याद रखिएगा। मेल्टिंग आइस, ठीक है, आइस कैसे मेल्ट होती है, हीट जो सराउंडिंग हीट है उसको एब्जॉर्ब करके, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस और मेल्टिंग ऑफ आइस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑफन फील कोल्ड टू टच। ठीक है, ऑफन फील कोल्ड टू टच, क्यों, क्योंकि इन्होंने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके कूल हो गए हैं। ठीक है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके क्या हुए हैं, कूल हो गए हैं, जिसकी वजह से एंडोथर्मिक में ठंडी महसूस होती है। एंट्रोपी चेंज कैसे होती है, तो ऑफन लीड्स टू इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है। ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। ये हमने सारी बातें लास्ट स्लाइड में की थी जब हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। अब एक्सोथर्मिक में देखते हैं, तो एक्सोथर्मिक में हमने देखा था जब कोई भी प्रोसेस हीट रिलीज करता है सराउंडिंग्स को, हीट रिलीज की सराउंडिंग्स में, तब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, सराउंडिंग गेट वार्मर एज हीट इज रिलीज। जैसे कोई
हीटर है, हमारा हीटर है या सन है। सन क्या है, सन एनर्जी दे रहा है सिस्टम को, ठीक है, एनर्जी दे रहा है मतलब रिलीज कर रहा है हीट। तो क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। हमने लकड़ी जलाई, लकड़ी से आग निकली, आग ने क्या किया, हीट एनर्जी प्रोवाइड की सराउंडिंग्स को, हीट एमिट की, हीट रिलीज की, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ और सराउंडिंग्स में हीट बढ़ गई, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ गया। फोटोसिंथेसिस जैसे हमने देखा था एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वैसे ही रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सेल्स जो होते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है। सेल्स क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन में बहुत गर्मी लगती है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग वाटर, तो ये क्या करते हैं, वाटर अपनी एनर्जी जो होता है लूज कर देता है, तभी तो लिक्विड से सॉलिड में होता है। ये सारी बातें हमने की थी, ज़्यादा विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रीजिंग वाटर एक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। फिर क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑफन फील हॉट टू टच। ऑब्वियसली जब आप लकड़ी में, लकड़ी जो प्रोवाइड कर रही है हीट, लकड़ी जलाने पे जो हीट निकल रही है उससे हमें हीट ही लगती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं ऑफन फील हॉट टू टच, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैन लीड टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, लेस डिसऑर्डर, ठीक है। लेस डिसऑर्डर इसमें देखा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। लेस डिसऑर्डर देखा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात हो गई। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ें, ताकि हमारा यहाँ पे चैप्टर एकदम फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो जाए। और कोई भी जो आगे आने वाले स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे घटना चक्र के, या और भी कहीं एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, छत्तीसगढ़ पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के, राजस्थान पीसीएस के, यूपी पीसीएस के, तो हमें ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। इट एब्जॉर्ब्स हीट, हीट एब्जॉर्ब होती है तो सराउंडिंग कूल हो जाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब हीट हुई तो कूल सराउंडिंग हुई, क्योंकि हमने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया है तो सराउंडिंग कूल हो गई, ठीक है। कैसे, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ये 3 एग्जाम्पल हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के। केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, तो ऑफन फील कोल्ड टू टच, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एंट्रोपी चेंज याद रखिएगा, एंट्रोपी चेंज कैसी होती है, इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, क्योंकि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लीड्स टू ग्रेटर डिसऑर्डर, ठीक है। फिर हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, विच रिलीजेज हीट इनटू सराउंडिंग्स, ठीक है। सराउंडिंग्स में हीट रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सराउंडिंग्स गेट वार्मर एज हीट इज रिलीज, ठीक है। इसके क्या क्या वो हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो कंबशन ऑफ वुड, रेस्पिरेशन एंड फ्रीजिंग वाटर। और ये ठंडे होते हैं छूने में, और इनकी जो एंट्रोपी होती है वो डिक्रीज करती जाती है, लेसर डिसऑर्डर की तरफ जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे कैसे हमने जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कैसे कैसे यूज होंगे, और कैसे कैसे उससे यूज से हम अपनी एग्जाम्स में क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। फिर आपसे 129 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट किससे संबंधित है, स्वेद वाष्पन किससे संबंधित है, ठीक है। स्वेद वाष्पन मतलब स्वेट, इवेपोरेशन ऑफ स्वेट किससे संबंधित है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट देखा ये ऊष्मा शोषक क्रिया है, ठीक है, ऊष्मादायक क्रिया नहीं है, ऊष्मा शोषक क्रिया है, ठीक है। स्वेद वाष्पन क्रिया का संबंध ऊष्मा शोषक क्रिया से है। गर्मी के दिनों में जब हम पंखे के सामने आते हैं तो पंखे से आने वाली हवा हमारे शरीर पर पसीने को तेजी से वाष्पन करती है। वाष्पन की इस क्रिया के दौरान पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा अवशोषित करके वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक तापमान होती है तो शरीर में पसीना नहीं आता है। इसकी विपरीत जब आर्द्रता कम व तापमान अधिक होता है तो पसीना सूख जाता है, ठीक है। अभी हमने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे एक्शन के बारे में बताया था, ऊष्मादायक क्रिया और ऊष्मा शोषक क्रिया, ठीक है। बढ़ते हैं 130 नंबर पे। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्यों है, क्योंकि स्वेट नहीं, पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। तभी होगा, वाष्पीकरण तभी होगा जब एयर पैकेट में किसी वायु में जलवाष्प को विद्यमान करने की क्षमता होगी। जब जलवाष्प को विद्यमान करने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई है, तब क्या है, मनुष्य जो है आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी लग रही है पर क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, आर्द्रता में जो जो इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से हमें शीतलता नहीं मिल रही है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। जो पसीना निकल रहा है वो वाष्पित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्योंकि जो हवा है उसमें ऑलरेडी ही सारे जलवाष्प विद्यमान है। अब नए जलवाष्प को विद्यमान करने की कोई क्षमता नहीं है, जिससे हमें परेशानी का अनुभव होता है, ठीक है। आसान सा था, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर आपसे पूछा है समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसकी दुगनी मोटाई के कपड़ों की परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। ठीक है, मतलब क्या है, टू लेयर्स ऑफ क्लोथ ऑफ इक्वल थिकनेस प्रोवाइड वार्मर कवरिंग दैन सिंगल लेयर ऑफ क्लोथ विद डबल द थिकनेस। मतलब एक कोई रजाई ओढ़े हैं आप इतनी मोटी, ठीक है, रजाई ओढ़े हैं इतनी मोटी, एक ये रजाई है, ठीक है, और एक दो पतली पतली रजाई ओढ़े हैं, ठीक है, दो पतली पतली रजाई ओढ़े हैं, ठीक है, ये रजाई भी नहीं बन पा रही हमसे, और ये आप दो पतली पतली रजाई ओढ़े हैं, ठीक है, ये दो पतली पतली रजाई ओढ़े हैं। तो ये पूछ रहा है CDS 2014 का क्वेश्चन कि आपको ये जो दूसरा नंबर है इसमें दो रजाई हैं, इसमें ज़्यादा गर्मी क्यों लगती है, इसमें ज़्यादा गर्माहट क्यों लगती है, ऊष्म आवरण इसमें ज़्यादा क्यों प्रदान होता है कंपेयर्ड विद सिंगल रजाई। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब ये दो, रुकिए हम बता रहे हैं, हाँ ये जब ये दो रजाइयाँ होती हैं तो इनके बीच क्या होता है, इनके बीच आ जाती है, इनके बीच वायु आ जाती है। वायु क्या है, वायु हीट को निकलने नहीं देती है। ठीक है, वायु क्या है, जो वायु है वो ताप की सुचालक नहीं है, वो ताप की कुचालक है। ठीक है, वायु जो होती है वो ताप की कुचालक है, जिससे क्या होता है, वो जो ऊष्मा है वो इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, जो है ऊष्मा इकट्ठा हो जाती है, ऊष्मा आवरण जो है, उष्ण आवरण वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा आवरण इकट्ठा हो जाता है और हमें अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। ठीक है, जो सिंगल रजाई नहीं कर पाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, दो परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑफ द एयर एनकैप्सुलेटेड बिटवीन टू लेयर्स। हमने आपको बताया ये जो रेड और येलो लेयर है दो रजाई के बीच में, ये क्या करती हैं, ये एयर जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हीट की क्या है, ये ताप की कुचालक है जो वायु है, ये अलाउ नहीं करती हीट को पास होने से, जिससे क्या होता है हमें ऊर्जा प्रदान, हमें ऊष्मा लगती है, हमें ऊष्म आवरण प्रदान करती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत होने चाहिए, B, C, D सब गलत है। ठीक है, हाँ ये देखिए, वो समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसकी दुगनी मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, क्योंकि दोनों कपड़ों के परत के बीच में वायु भर जाती है। चूंकि वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः ये अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, अतः समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसकी दोगुना मोटाई के कपड़ों की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वायु ऊष्मा की कुचालक है, जिसकी वजह से जो ऊर्जा हुई है, जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती और हमें गर्मी लगती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 135 नंबर क्वेश्चन पे, CDS 2018 का क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा है कि ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, कौन से प्रिंसिपल पर, किस पे निरूपित है, कौन से प्रिंसिपल पर ये, या कौन सा प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा है, या किससे निरूपित है। तो ये सिंपल सा है, ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। ठीक है, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, थर्मल इक्विलिब्रियम का नहीं है, कलर्स का तो बिल्कुल ही नहीं है, वेपराइजेशन का नहीं है, यहाँ पे कैलोरीमेट्री है। ठीक है, कैलोरीमेट्री जो है ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा लाभ का संबंध कैलोरीमीति के सिद्धांत से है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वियुक्त निकाय के विभिन्न भाग भिन्न दो दो ताप पर होते हैं, तब ऊष्मा की कुछ मात्रा उच्च ताप के भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर स्थानांतरित हो जाती है। उच्च ताप के भाग द्वारा लुप्त ऊष्मा निम्न ताप के भाग द्वारा ऊष्मा लब्धि के बराबर होती है। बस वही बात है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि। तो कोई भी सिस्टम है जितनी ऊष्मा वो वृद्धि करेगा, जैसे एक सिस्टम ये है, ठीक है, एक सिस्टम ये है, ये है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ठीक है, हीट गेन। अब क्या हुआ, यहाँ से इसको कोई 20 कैलोरी की हीट मिली, ठीक है, 20 कैलोरी की हीट मिली, तो उतनी ही ये हीट लॉस कर देगा काम करके। ठीक है, उतना ही ये सिस्टम काम कर देगा 20 कैलोरीमेट्री को 20 कैलोरीमेट्री का काम करके। ठीक है, तो वही है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। मतलब क्या है, ऊष्मा हानि बराबर ऊष्मा वृद्धि, जितनी ऊष्मा में वृद्धि हुई उतनी ही ऊष्मा में हानि हुई। हानि कैसे हुई, किसी 20 कैलोरीमेट्री के दर के ऊपर काम करते हुए, किसी भी 20 कैलोरीमेट्री का काम करते हुए जितनी भी हानि, जितनी भी ऊष्मा में हानि होगी वो कितनी होगी, वो जितनी भी ऊष्मा प्राप्त हुई है, ऊष्मा में जितनी वृद्धि हुई है उतनी ही समान अनुपात में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड 2016 का क्वेश्चन था 140, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो हम लोग ने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, उसमें जीरोथ लॉ पढ़ा था, उसमें ये बोला गया था कि क्या होता है कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, मतलब ऊर्जा को बदला जा सकता है, उसको या तो मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है, या उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब या उसे सृजन नहीं किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनर्जी। ठीक है,
चार्ज नहीं है, मोमेंटम नहीं है, मैटर नहीं है, एनर्जी होगा। ठीक है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, वह बाहर का करने में। तो यह मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करती है। बस यही है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, ऊर्जा से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हमने अपने चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर देखते हैं विद रेफरेंस टू एंट्रोपी व्हेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। तो हमने एंट्रोपी के बारे में देखा था, जब हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ रहे थे लॉस उनके थर्मोडायनेमिक्स के, तो हमने देखा था जैसे जैसे क्या होता है, एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तब क्या होता है, एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक है, एंट्रोपी भी बढ़ती है। और एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी अनिश्चितता और अव्यवस्था को दर्शाती है। ठीक है, डिसऑर्डर को दर्शाती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा। ये इसका क्या मतलब था, मतलब मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड कब कन्वर्ट होगा, जब इसको 80 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, 80 कैलोरी मिलेगी तब ये क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ ये डिसऑर्डर है। ठीक है, ये अनिश्चितता है, ये अव्यवस्था है, इसी को एंट्रोपी कहते हैं। फिर लिक्विड से वेपर में कब कन्वर्ट होगा, जब हम और ऊर्जा उसको प्रदान करेंगे। ठीक है, और ऊर्जा हम इसको प्रदान करेंगे। कितनी ऊर्जा हमने प्रदान की, 540 कैलोरी ऊर्जा हमने प्रदान की लिक्विड को, किसी भी द्रव्य को, तो वो किसमें उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गई। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा एनर्जी दी गई है, ज़्यादा ऊष्मा दी गई है, तो ज़्यादा अनिश्चितता हो गई, ज़्यादा अव्यवस्था हो गई। ठीक है, तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे एंट्रोपी बढ़ गई, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे अनिश्चितता बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमने आपको अभी बताया, जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, मतलब अनिश्चितता या अव्यवस्था भी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। ये देखिए ऑप्शन ए। ऊष्मा गतिकी में एंट्रोपी निकाय में अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को दर्शाता है। जब भी किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है अर्थात तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है, तब यह अवणिक गति को बढ़ाकर निकाय की अवस्था बढ़ा देती है, अर्थात तंत्र की एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एंट्रोपी ऐसे चेंज हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है जब भी किसी जब भी किसी सिस्टम को, जब भी किसी निकाय को क्या दिया जाता है, उसकी तंत्र को ऊर्जा बढ़ा दी जाती है, किसी की एनर्जी बढ़ा दी जाती है किसी सिस्टम की, तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 144वां क्वेश्चन है, CAPF 2010 में पूछा गया है कि बर्फ शुद्ध जल से हल्की और सतह पर तैरती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक परिघटना की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये एक परिघटना होती है जिसमें क्या होता है, आइस इज लाइटर देन प्योर वाटर एंड फ्लोट्स ऑन सरफेस। तो हमने देखा है कि जो बर्फ होती है, जो बर्फ के क्यूब्स होते हैं वो आइस पे, वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये परिघटना की सही व्याख्या क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, बर्फ की संरचना जल की संरचना के समान होती है। बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस अगर बराबर होगा तो उसमें डूब जाएगा। ठीक है, डूबेगा तो है नहीं, फ्लोट करता है, तो मतलब जो बर्फ की संरचना है वो जल की संरचना से अलग होती होगी। ऑप्शन बी बोल रहा है कि आइस हैज डिसऑर्डर्ड 3D स्ट्रक्चर। बर्फ एक अव्यवस्थित त्रिविमीय संरचना है, इसके बारे में नहीं पता है हम लोग को। फिर बोल रहा है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस गिव्स एन ओपन टाइप स्ट्रक्चर विद इंटरस्टेनल होल्स। ठीक है, बर्फ में हाइड्रोजन आबद्ध अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है। तो इसका आंसर यही होगा। आप इसमें ज्यादा ना समझिएगा, आप इसको बस रट लीजिए। इनकेस अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो हु बहू रिपीट होगा। ठीक है, हु बहू ही रिपीट होगा। तो आपको ये याद रखना है कि बर्फ पानी में तैरता क्यों है, इस परिघटना की सही व्याख्या क्या है। तो इसकी सही व्याख्या ये है कि जो बर्फ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें बर्फ में, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बर्फ में हाइड्रोजन आबंध है, जिससे क्या होता है, वो खुले रूप की अंतराली छिद्रों की संरचना देता है। ठीक है, अंतराली छिद्रों के साथ खुले रूप की संरचना देता है, ओपन टाइप स्ट्रक्चर है विद इंटेस्टाइनल होल्स। ठीक है, तो बस आप याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी डीप में हम लोग के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पर फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग को कुछ तो पता हो कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन की ओर, 2016 का है। तो बताना है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि जब भी किसी तंत्र को ऊर्जा दी जाएगी तो वो क्या होगा, वो फैलेगा, और जब किसी तंत्र से ऊर्जा खींची जाएगी, ऊर्जा ली जाएगी, तब वो सिकुड़ेगा। ये तो सिंपल आपको पता ही है। तो तापन के कारण पदार्थों में होने वाले प्रसरण के संबंध में, ठीक है, प्रसरण मतलब फैलने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है बर्फ पिघलती है, इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक समान प्रसरण होता है। ठीक है, एज आइस मेल्ट्स
इट पर एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री। नहीं नहीं, हमने देखा था जल के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। जल ऐसा एक पदार्थ है जिसमें क्या होता है, बर्फ जिसको गर्म करने से क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से, गर्म करने से उसका प्रसरण लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है, प्रसरण लगातार बढ़ता जाता है, सॉरी आयतन उसका घटता जाता है, मतलब आयतन घटता जाता है और एक समान प्रसरण होता जाता है, ठीक है, एक समान प्रसरण होता जाता है, जिसकी वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एज आइस मेल्ट इट एक्सपांड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कथन सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी पूरी व्याख्या, जब बर्फ पिघलती है तब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका आयतन घटता है, ठीक है, तथा 4 डिग्री के बाद जल में एक समान प्रसारण होता है, ठीक है। 4 डिग्री के बाद, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ये सिकुड़ता रहता है, ठीक है, सिकुड़ता रहता है, ठीक है, उससे पहले आयतन घटता रहता है, ठीक है, आयतन घटता रहता है और उसके बाद 4 डिग्री बाद एक समान प्रसरण होता है। तो ये बात हम लोग ने शुरुआत में की थी कि जब वाटर के साथ बिस्मथ है, ठीक है, कैडमियम है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि ठंडा करने पे ये लोग फैलते हैं, ठंडा करने पे प्रसरण होता है इनका, और गर्म करने पे सिकुड़न होती है। तो ये उल्टा होता है नॉर्मली ऑर्डिनरी लिक्विड से, ठीक है, सामान्य पदार्थों से, जिसमें क्या होता है, सामान्य पदार्थों में ये होता है कि जब ऊष्मा दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो वो पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ प्रसरण होता है, ठीक है, वो पदार्थ देखने को मिलता है, प्रसरण की परिघटना को वो करता है, ठीक है, और जब उससे ऊर्जा ली जाती है, ऊर्जा खींची जाती है, तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्य है, ये जल का जो कार्य है, ये इसको बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। 4 डिग्री के बाद इसका एक समान प्रसरण होता है, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सिकुड़न होता जाता है, आयतन घटता जाता है, ठीक है, आयतन घटता जाता है, जिसकी वजह से जो क्या है, घनत्व बढ़ता जाता है और 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा घनत्व हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, 2013 का क्वेश्चन है एनडीए का। जल के गुण धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज करेक्ट, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर हमने देखी थी, इसका क्या होता है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, डाइपोल मोमेंट होता है, ये सारी बातें हमने की थी। देखते हैं अब यहाँ क्या पूछ रहा है। यहाँ बोल रहा है वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विद अदर लिक्विड, बिल्कुल सही बात है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा अपेक्षाकृत अधिक है, इसीलिए जो है पानी जो है, जल जो है, ये श्रेष्ठतम शीतलक है, वाटर कूलेंट की तरह यूज किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि जल का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वाटर के पास बिल्कुल डाइपोल मोमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। फिर आपसे पूछ रहा है वाटर हैज लो हीट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल गलत है। वाटर का हाई जो है, वाटर के पास उच्चतम वाष्पन ऊष्मा है, ठीक है, इनके पास जो गुप्त ऊष्मा है या वाष्पन ऊष्मा है वो बहुत उच्चतर है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, ठीक है, 2 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल। जल एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन द्रव है। शुद्ध रूप में यह उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, विद्युत को ये पास नहीं होने देता, शुद्ध जल जो एकदम प्योर वाटर होता है। वहीं लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि सॉल्ट आ जाता है उसमें। 4 डिग्री पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन निम्नतम होती है, बात की थी हमने। जल में उच्च हिमांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। उच्च वाष्पन ऊष्मा मतलब उच्च हीट ऑफ मतलब हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन तथा उच्च संलयन ऊष्मा होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, पृष्ठ तनाव, ध्रुव आघूर्णों का मान अन्य द्रवों की अपेक्षा उच्च होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गई और डाइपोल मोमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी लोअर 2008 में पूछा गया था। व्हेन आयरन बॉल इज हीटेड देन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज विल बी इन इट्स, ठीक है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत किस में वृद्धि होगी, तो आयतन में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी ना, आयतन में वृद्धि होगी सबसे ज्यादा। क्षेत्रफल में उतनी वृद्धि नहीं होगी, डायमीटर में, व्यास में उतनी वृद्धि नहीं होगी, और डेंसिटी तो नहीं बदलेगी, ठीक है, डेंसिटी में उतना बदलाव नहीं होगा। ऊष्मीय प्रसार सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हमें वस्तु में ऊष्मीय प्रसार प्राप्त होता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है, तथा रेखीय ऊष्मा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में होता है। अतः उपयुक्त से स्पष्ट है कि लोहे की गेंद को गर्म करने पर सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि उसके आयतन में होगी, ठीक है। तो मतलब इनका जो रेखाई ऊष्मा है,
ठीक है। रेखीय ऊष्मा मतलब हो गया डायमीटर लगभग, क्षेत्रीय अनुसार सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 1:2:3 की रेशियो में चेंज होते हैं। ठीक है, 1:2:3 की रेशियो में चेंज होता है। सबसे ज़्यादा चेंज वॉल्यूम में होता है, आयतन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गिवन गैसेज एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। ठीक है, तो मोमेंटम अलग हो सकता है, मास अलग अलग हो सकता है, चाल भी अलग अलग हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी एक रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो गतिक ऊर्जा है ये एक रहेगी। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा यह भौतिक राशि है जो किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान रहती है। ठीक है, तो सभी गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी, जो टेम्परेचर होगा, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बराबर होगी। बस याद रखिएगा कि जो है गैसेस पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है। ठीक है, किसी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने ये बात की थी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है उसके चलायमान अवस्था में। ठीक है, चलायमान अवस्था में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और स्थूल अवस्था में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था 1/2 mv²। ये सब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, आप पढ़िएगा जाके। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का था क्या था? mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो गैसेज हैं उनके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो गैसेज की काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होगी, वो सिमिलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जहाँ तक हो सका है रिसेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। अलग अलग एग्जाम से, अलग अलग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं, जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनसे ये क्वेश्चन उठा के आपके सामने रखा गया, ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जितना भी हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सकता है वो हो जाए, और जितना फैक्चुअल प्रेजेंटेशन हो गया या फैक्चुअल प्रिपरेशन हो गई वो भी हो जाए। ठीक है साथियों, हम लोग फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए PYQs के साथ। तब तक के लिए साथियों खूब मेहनत करिएगा और जल्दी सफल होइए। हम सबकी आशा है कि आप जल्दी सफल हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।